कि अयोध्या के लोगों ने हमें चूना घोल घोल के दिया कि आंसू गैस छोड़ेंगे ये, तो इसलिए आप चूना लगाओ। सब मुंह हमने सफेद कर रखा था और वही हुआ। पुलिस की वर्दी में लोग जो है निहत्थे चलते हुए लोगों को मार रहे थे। बाद में पता चला कि मुलायम सिंह के लोग थे, पुलिस के कपड़ों में उनसे हथियार लेके चला रहे थे। मोदी जी के पास गई। मोदी जी जब उस विजिट बुक में लिख करके जब जा रहे थे तो जाने के समय आर्मी चीफ ने कहा पता चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं मंदिर में जाना। और मंदिर के नाम से इनको ये हो गया, मंदिर में कोई प्रोग्राम नहीं था। मेरे को ऊपर से आवाज दे रहे सुहाग साहब, गुरुजी। तो मैंने उनको कहा चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। फिर उनको वहां पर जो रुद्राभिषेक कर परिवार में भी मैं गया, उनके 2 भतीजों की शादी थी, मुझे लेके गए। उनकी पारिवारिक बड़े संपन्न थे। कि भाभी जी मेरे को बोलती थी काई बना जी आप तो अभी छोटी उम्र में हो, जाओ वापस, क्यों आए हो। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं संघ के 100 बरस 100 कहानियां संघर्ष की एक विशेष पेशकश हमारी। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। संघ में कार्यकर्ता बहुत होते हैं, लेकिन अपना जो कीमती समय होता है, जीवन का जो अमूल्य स्वर्णिम समय होता है, वो इस देश के लिए और समाज के लिए जो दे देते हैं, जिन्हें संघ में एक खास टर्मिनोलॉजी के तहत प्रचारक कहा जाता है। ऐसे प्रचारक रहे हुए एक व्यक्तित्व हमारे साथ में जो अपने युवावस्था में संघ के प्रचारक रहे और उसके बाद में जब जीवन आगे बढ़ा तो विषम परिस्थितियों में से निकलकर देश की सीमाओं पर, जो सीमा की सुरक्षा के लिए सेना में रहकर जिन्होंने काम किया, ऐसे विशेष व्यक्तित्व हमारे साथ में हैं। सेना में धर्मगुरु रहे हुए श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राजेंद्र प्रसाद जी से हम जानेंगे सबसे पहले कि आपका जो सेना का अनुभव रहा उस पर तो हम आएंगे ही, लेकिन पहले उसके पहले जिस तरीके से आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जहां तक मेरे को जानकारी है एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ और संघ शुरू में तो एक गांव में पहुंचना बड़ा कठिन था। कैसे संपर्क हुआ संघ से? मैं 1977 में शाहपुरा में पढ़ता था, कमरा लेकर के रहता था। वहां पास में ही कुछ संघ के कार्यकर्ता रहते थे। उन्होंने मेरे पास उठना बैठना शुरू किया और धीरे धीरे उनके घर में गाय थी, कभी छाछ ले आना, कभी दही ले आना, कभी वहाँ राबड़ी बनती थी, कभी कढ़ी बनती थी। ऐसा ला के मुझे खिलाते थे। और फिर एक दिन बोले कि शाम को हम खेलने के लिए जाते हैं, आप भी चलिए। मैंने कहा चलते हैं। गया तो वहाँ खेलने लगे छोटे छोटे बच्चे, उनमें 1-2 लोग ही बड़े थे। लेकिन वहाँ देखा कि छोटे बड़े सब जो है खेल रहे हैं, और जो जहाँ खेल में कहीं मारने की भी बात आ रही तो बड़े छोटे के मार रहे हैं, छोटे बड़े के मार रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। तो मैं भी उससे प्रभावित हुआ। ऐसे करते करते 2-4 बार 1-2 दिन छोड़ के जाता रहा। फिर मुझे नियमित जो मुझे जाने लगे। उसके बाद में मैं वहां पर दूसरे साल मकान लेके रहने लगा। तो मेरे पास एक प्रचारक आए, जैसे कि पहले बनवारी जी थे, वो स्थानांतरित होके चले गए थे। जो है उस समय गोयल साहब आए और वो आकर के मुझे बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आपको मकान किराए देने की अपेक्षा आप कार्यालय में रहिए। तो मैं कार्यालय में, मैंने कहा कार्यालय में क्या देना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं आप कार्यालय में रहिए। शाहपुरा की बात है। तो मैं शाहपुरा कार्यालय में रहने लगा। धीरे धीरे उनका भी स्थानांतरण हो गया। फिर ओम प्रकाश जी जो है वो गोस्वामी आए। ओम प्रकाश जी गोस्वामी ने मुझे कहना शुरू किया कि देखो, वहाँ रहते रहते मुझे ये तो बात हो गई थी कि ये राष्ट्रीयतावाद, धार्मिक की ओर गीत कराना, और छोटे छोटे स्टिकर आते थे जैसे ओम के आते थे, घड़ियों पर लगाना और बिल्ले लगाना। तो वो मेरे मतलब कार्यालय में मेरे पास रहते थे, तो मैं वो ऐसा लगता था कि मैं कुछ जिम्मेदार हूँ। और उसमें लगा कि ये गीत गाना, वो जो पंजाबी गीत जो पिता वारी आते लाल चारे वारी, ये मेरा शान बदले, ये मेरा फेवरेट गीत था। तो धीरे धीरे मुझे कहा कि आप भी कुछ समय 2-4 महीने का दे दीजिए। तो उस समय मेरी पारिवारिक स्थिति जो है, न मेरे पिताजी के पास कर्जा था न पैसा था, लेकिन फिर भी मैं निकल गया। तो मुझे मैडखंड में ले गए। पहले मैडखंड में मैं रहा 10 दिन। उसके बाद में मुझे मैड और राडावास खंड दोनों दे दिया। तो मैं उनमें रहा। ऐसे करते 4 महीने जब हो गए तो मुझे कहा कि मुझे भी अभी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि भाई हाँ देना चाहिए। मैं उस समय जो है बीए कर चुका था। बीए कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में मेरी बीए कंप्लीट 82 में हो गई थी। और उसके बाद में मैं प्रचारकों की बैठक थी, तो प्रचारकों की बैठक में यहाँ जयपुर आया।
तो उस समय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी बाला साहब देवरस का कार्यक्रम 2 दिसंबर 82 को सीकर में होना तय हुआ। हम्म, तो सीकर में प्रचारक प्रकाश जी थे, जो राजनेता भी बने। प्रकाश जी का स्थानांतरण कर दिया वो गया बीजेपी में संगठन महामंत्री संगठन रहे, पहले महामंत्री, आजकल लघु उद्योग भारती में। लघु उद्योग भारती के हाँ, देख। तो प्रकाश जी चले गए पाली, और मुझे सीकर नगर में नगर प्रचारक बनाया गया। तो प्रकाश जी सीकर में भी प्रचारक रहे हैं? सीकर नगर, प्रकाश जी को रिलीव मैं नहीं किया अच्छा। सीकर से। तो फिर प्रकाश जी जब वहां चले गए, तो अभी पता नहीं वहां पर लाखों रुपए का वस्तु भंडार का सामान आ रहा है। तो मेरा काम एक होता था, हस्तीमल जी मेरे साथ रहते थे, योगेंद्र जी जिला प्रचारक थे। तो हस्ती जी कहते थे कि लिख लिया करो, ये आज इस तहसील को दिया, इस तहसील को दिया, इतने का दिया। तो मैं एक बढ़िया का सा हिसाब किताब वहां पर मैं रखता था। हाँ, उसके बाद में वहां जब बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, 2 जगह से संचलन हुआ, तो मैं एकदम चकाचौंध रह गया कि भाई ऐसा इतना भी कार्यक्रम होता है, 3 संचलन निकल रहे हैं, एक जगह से मिल रहे हैं। उसके बाद में जब वो कार्यक्रम हो गया, तो माननीय सुदर्शन जी उस समय बौद्धिक प्रमुख थे, तो उनका कार्यक्रम श्री माधोपुर में होना तय हुआ। तो कौन जाएगा? बोले अभी कोई प्रचारक है भी नहीं। तो तहसील प्रचारक नाम मात्र का मैं एक था, तब मुझे यहाँ श्री माधोपुर उन्होंने भेज दिया। श्री माधोपुर रहते रहते जब मेरे को 4 साल हो गई, तो घर वालों ने मुझे बुलाया। तो श्रीमाधोपुर में आप 4 वर्ष तक रहे तहसील प्रचारक? पहले 4 साल रहा। कौन सा सन कब से? मैं 82 से 89 तक प्रचारक रहा। 82 से 89 तक आप प्रचारक रहे। फिर बाद में मेरे पास श्री माधोपुर, दाता रामगढ़ एक उप जिला था, उप जिला प्रचारक मैं उस समय रहा। और सीकर में जिला प्रचारक कोई नहीं था, अजय जी थे, वो नगर प्रचारक थे, फिर तहसील प्रचारक बने। आप प्रचारक निकले बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद में, जिस तरीके से बताया कि परिवार सामान्य परिवार था जी। ऐसे में सामान्य परिवारों में एक भाव ये भी रहता है कि यदि बालक पढ़ लेता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, तो नौकरी करेंगे, उनका विवाह करेंगे। आप जब प्रचारक निकल गए तो परिवार में कुछ विरोध तो हुआ ही होगा, कुछ मना तो किया होगा? ऐसा था कि मेरे घर में जब मैं विद्यार्थी रहा, बीए का छात्र रहा, तो वहां पर जब छुट्टी आता था, तो मैं गांव में शाखा लगाता था। तो शाखा में जी से सब बोलने थे, छोटे छोटे जाटों का गांव था, तो लोगों ने ये देखा, ये तो अच्छा है, अपने बच्चों को भेजने लगे। तो उस समय मेरे घर में भी प्रचारकों का आना जाना रहता था। तो घर में ये तो जानते नहीं थे एक संघ क्या है, लेकिन ये जानते थे कि इसके पास जो लोग आते हैं वो ऐसे लोग हैं जो सम्माननीय हैं और गांव के लोग उनसे मिलते हैं। तो यही बात थी। तो प्रचारक निकल गए, उसके बाद 4 साल प्रचारक रहे। मेरे को बुलाया गया, घर वालों ने, तेरे भाई की शादी है। मैं गया, और एक्चुअल में शादी मेरी थी। ये तो बड़ी जोरदार और बात है। शादी के मेरे छोटे भाई की भी शादी हुई, मेरी भी हुई। तो मैं ऐसा शादी के 2 घंटे पहले मैं बारात जी से दांडी मैं जयपुर आ गया। आकर के मैं हस्ती जी से बात की, हस्तीमल जी थे, और यहाँ पर मूलचंद जी, नरमोहन जी की जगह मूलचंद जी जिला प्रचारक आए थे। हस्ती जी ने कहा कोई बात नहीं, पारिवारिक परिस्थिति, आप शादी करो। शादी के बाद में बोले पढ़ाई उड़ाई कर सकते हो। तो मैं शादी करके पत्नी को दूसरे दिन ही यहाँ ससुराल में जयपुर छोड़ के वापस क्षेत्र में चला गया। और यहाँ मैंने कहा भाई मैं अभी एमए करूँगा, और मैंने एमए की परीक्षा दी। प्रीवियस वो 2 साल 3 साल 2 साल जब हो गए मैं एमए कर चुका, तो मैं प्रथम वर्ष मैंने किया 1983 में। 84 में जो बच्ची खुची जो कॉलेज विद्यार्थी थे, उनका पूरे भारत का द्वितीय वर्ष था हरिनगर दिल्ली में। तो उसमें दादा भाई थे और भैया जी थे प्रांत प्रमुख। तो वहां गए, तो समापन पर मैंने मेरे पिताजी को एक कार्ड भेज दिया समापन कार्यक्रम देखने के लिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जो जहां अकाउंट का काम करते थे उसके मालिक को कहा कि देखो मैं इसमें जाऊंगा। तो उसने मालिक ने कहा कि आपके पास ये कार्ड कहाँ से आया? बोले मेरे लड़के ने भेजा है। बोले आपका लड़का क्या है? बोले प्रचारक। बोले प्रचारक जानते हो क्या होता है? घर बार छोड़ के। हाँ, तो बोले बयासी से घर बार छोड़ रखा है उसने। तो उस सेठ ने क्या किया, मेरे पिताजी को कहा मैं भी चलूंगा, नेकर पहन के चलो, और उनको गणवेश करा दिया। दिल्ली में देखा तो नियुद्ध विषय मेरा होता था, अग्रेसर मैं था वहां प्रदर्शन करने में। पिताजी मेरे को पहचान रहे, देख रहे। लास्ट में जब आए तो दादा भाई ने माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी से मिलाया पिताजी को, और कुछ कान में कुछ कहा। उनके कहने के बाद में मैं 2 साल प्रचारक और रहा। विवाह के बाद में 4 साल रहा, लेकिन संघ शिक्षा वर्ग के बाद में दत्तोपंत जी ठेंगड़ी से मिलने के बाद में 4 साल रहा। 4 साल के बाद में फिर मैंने देखा कि पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं। मैंने बीएड की, सीधा उस समय बीएड का टेस्ट शुरू हुआ था। तो मैं 1 महीने के लिए पहले डायरेक्ट मेरा एडमिशन यहाँ जगन्नाथपुरी हो गया था, वहां मालूम चला राजस्थान में हो गया। तो मैं दौसा आया, दौसा में मैंने बीएड की। पैसा भी मेरे पास था नहीं। मेरे एक मित्र थे सुरेश जी कुमाऊत, उनसे 5,000 रुपए लिए और लेकर के फिर मैंने उनको लौटाए। लेकिन
वहां आकर के मेरा फिर 2 साल नगर कार्य में रहा। फिर मेरे को भेज दिया इन्होंने आदर्श विद्या मंदिर पावटा में हेडमास्टर बना करके। मैं वहां रहा 1 साल, देखा गतिविधि देखी। उसके बाद में मैं छोड़ करके मैंने कहा मैं कोई ऐसा विद्यालय खोलूंगा जिसमें मैं गांव में कुछ कर सकूं। और एक ऐसा विद्यालय था, आज भी उस विद्यालय का नाम है, 350 छात्र थे। और पहली क्लास से शुरू की, पहली, दूसरी, तीसरी, हर साल वहां मंत्री जाते थे। और उसके कारण से उस गांव का विकास, वो ग्रामदानी गांव था, तो ग्रामदानी केंद्र से आता था, वो खा जाते थे, पीते। वो सबसे पहले हमारी भी विचारधारा की सरकार आई तो ग्रामदानी गांव को तुड़ाया, कन्या पाठशाला खुलाई, पानी के लिए बिजली, वो जो है पानी की टंकी बनाई, और रोड से रोड जोड़ करके नेशनल हाईवे से रोड को जुड़वाया। तो वहां जो मंत्री आते थे वो पूछते थे क्या करना है, तो वहां मैं गांव के सरपंच को पहले ही पढ़ा के रखता था, ये करना है, फिर मैं पीछे पड़ जाता था। इस प्रकार से जो है दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग आपने अभी बताई इस चर्चा में। एक तो जब आप प्रचारक थे तो आपको घर पे बुलाया गया कि भाई का विवाह है, और उसी समय आपका भी विवाह साथ में कर दिया गया। तो उस दौर में सामान्य रूप से जैसे विवाह होते थे, घर परिवार वाले रिश्ता तय कर देते थे और सारा। आप चूंकि संघ में उस समय प्रचारक थे, तो परिवार में किस तरीके से, क्या कुछ आपने मना नहीं किया, या फिर केवल माता पिता की बात जो उन्होंने कह दी वो मान ही लेनी है, ठीक उस प्रकार से? क्या उस समय परिवार की क्या परिस्थितियां थी? परिवार की परिस्थिति आर्थिक दृष्टि से, मेरे पिताजी, बताया मैंने कि न तो पैसा था न उनके पास कर्जा था, लेकिन पिताजी बीमार हो गए और अब घर में कोई कमाने वाला नहीं। अब मुझे भी कुछ करना था, और उसके मैं जब प्रचारक जीवन से लौटा तो उसके तुरंत ही 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी थी। अब बहन की शादी थी तो मैंने पिताजी को ये कहा था कि आप संबंध कर दो, शादी मैं करूंगा, आपसे रुपया नहीं लूंगा। मैंने उस समय वहां पर कार्यकर्ता, श्री माधोपुर में प्रचारक रहा, वहां के कार्यकर्ता को, फोटोग्राफर को पत्र लिखा कि हमारे स्वयंसेवक थे वो, वही आप फोटोग्राफी करना। एक इलेक्ट्रिक के सामान को वाले को लिखा कि ये सामान लाना, टेंट वाले को लिखा, हलवाई को लिखा। पावटा में हेडमास्टर था तो पावटा से राशन ले आया, मेरे पास 1 रुपया नहीं, लेकिन सबको कहा। और जब टीका जाने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा यार कल टीका जाना है, सामान हमारे पास कुछ है ही। तो अजीतगढ़ में मेरे बहन की शादी है, मेरे अग्रज और जो मेरे हर प्रकार से मार्गदर्शन करने वाले शिव कुमार जी शर्मा, जो मेरे तो अभी भी बड़े भाई हैं, उन्होंने, उनसे मैं बैठ के सारी राय लेता था। उन्होंने दाल खरीदी, दाल खरीद के दाल को पिसवाई, और वहीं एक कार्यकर्ता के घर लड्डू बने, और वो लड्डू बना करके मेरे घर में लेके आ गए टीके पर। जब चारों तरफ से 4 गाड़ियां आई सामान की, तो लोग देखे कि ये कहां से आ गए अचानक। और फिर जब शादी हुई, शादी में इतने लोग आए, क्योंकि वहां कोटपुतली जिला बन गया था, जयपुर जिला था, सीकर जिला था, तो वहां के कार्यकर्ता, एक शाहपुरा में जीप उस समय 60 रुपए लेती थी, जीप वालों ने भाव बढ़ा दिया 90 रुपए। तो जो भी शाहपुर आता था कार्यकर्ता कर करके, अरे भाई आज किसी की नेता की शादी है क्या, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं। और 350 बराती थे और 400 स्वागत करता थे। तो उसमें एक घटना और हुई, मेरे पिताजी को जो पढ़ाए हुए थे तहसील कार्यवाह थे, गुरुजी शाहपुरा के श्री प्रकाश जी शास्त्री, वो मेरे को पढ़ाए हुए थे और तहसील कार्यवाह थे। तो 2-3 गुरुजी इकट्ठे हो गए गेट पर होके, मेरे पिताजी को लेके कहने लगे आइए अपन तो रिसेप्शन में। और फूलचंद जी भिंडा उस समय संगठन मंत्री थे, मेरे परिचित फूलचंद जी भिंडा को साथ ले आइए, और अपन जो है गेट पर बारात का स्वागत करते हैं। फूलचंद जी ने मैंने तृतीय वर्ष साथ किया। अच्छा। उसके बाद में एक घटना और हुई, हमारे एक स्वयंसेवक थे जो इस जाति से थे, उन्होंने क्या किया कि मेरे को पता ही नहीं, और उन्होंने 2-3 डब्बी पालिश की, वो लाल और काली ला करके, और वो बारात के लिए बैठ गए, लाओ बोले वो बूट पालिश। उस समय पॉलिश करते थे। और एक कार्यकर्ता हमारे अजीतगढ़ के थे जो रोडवेज में कंडक्टर थे, उन्होंने वो नाई का सामान लिया, कुछ दाढ़ी उठवाना लिया और खुद ही बैठ गए। बाद में पता चला कि ऐसा कार्यकर्ता। तो इस प्रकार से उसको देख करके गांव वाले, जो मेरे को एक बार मैं बौद्धिक दे रहा था गांव गणेश्वर में, तो एक मेरे गांव के पिताजी के साथ पड़े हुए थे मीणा, वो बोले कि अरे भैया उतार के, बाप बूढ़ा है, बीमार है, ये तेरे 62 से कुछ नहीं होगा, कुछ कमा के खा, उसने कहा। तो उस व्यक्ति ने जब ये देखा, ये इतने लोग आए हैं, शादी की व्यवस्था मुझे पता ही नहीं है, तो उन्होंने मेरे पास आके थप्पी लगा के बोले वाह बेटा, आज पता चला तेरा संग क्या है। वो तो उस दिन वो जो उन्होंने बात कही थी कि पिताजी वृद्ध हैं, कुछ काम करो, वो जवाब अपने आप उस विवाह की व्यवस्थाओं में देख के मिला। और आज भी मेरे रिश्तेदार कहते हैं यार इसके यहाँ जाकर काम, शादी विवाह में कोई काम की पूछने की जरूरत नहीं, इसके तो आरएसएस है खड़ी है। तो ये एक बड़ा, एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपके आस पड़ोस के जो लोग थे,
आपके कार्यक्रमों में उनको एक संघ का दर्शन हो गया कि बिल्कुल, किस बिल्कुल। प्रकार से वास्तव में संघ काम करता बिल्कुल, है। ये हुआ। एक तो ये बड़ी घटना हुई, दूसरी बड़ी घटना जो आपने अभी बताई कि विवाह के बाद में भी आप प्रचारक रहे। जी। तो उसको लेकर परिवार में यूँ नहीं रहा कि विवाह हो गया तो अब तो कुछ अभी काम-काज उसमें भी करना एक बात चाहिए। कहूँगा हुँ, कि जब मेरी विवाह के बाद में पत्नी को घर छोड़ा, पत्नी मुझे एक बात कहने लगी कि मैं मेरे मायके में नहीं रहूँगी, हुँ, रहूँगी मेरे ससुराल में। ससुराल में। तो मैंने कहा क्यों? हुँ, बोले मेरे माँ-बाप को जवाब देना पड़ता है कि छोड़ दिया, क्या बात है, क्यों है? हुँ। और तो पहले तो ज़्यादा बातें होती थी बातें इस तरह होती थी की। और मेरे एक कार्यकर्ता थे कैलाश जी थोई के रहते थे, हुँ, तो वो विद्यार्थी थे उस समय, मास्टर से रिटायर्ड हुए हैं वो, तो मैं उनको भेजता था, भाई पूछो पढ़ाई कैसी चल रही है और क्या। मैं अभी आर्थिक सहयोग तो कर नहीं सकता, हुँ, लेकिन जो है फिर भी मेरे एक मित्र को बताया था जो यहाँ सापुरा में महेश जी कोटेटा, भाई उनसे कोई जरूरत हो तो उनसे सामान वगैरह पैसा वगैरह ले लेना। हुँ, लेकिन पत्नी ने वो कुछ नहीं लिया। और मैं जब हेडमास्टर बन के पावटा गया, हुँ, तो आज तो इस दुनिया में नहीं है, नागरमल जी जोशी यहाँ के मुंडरू के, हुँ, उनको कहा जा पत्नी को लेके आ, और पत्नी को लेके सीधा पावटा आया। तो मेरे पिताजी ने ऐतराज किया कि मेरे ससुर को कहा कि आपने कैसे भेज दिया डायरेक्ट। हुँ, तो मेरे ससुर ने कहा साहब मैंने आपके उस लड़की के पति के साथ ही भेजा है, पति के पास ही भेजा और कहीं नहीं। हुँ। तो उसके बाद में फिर वहाँ रहने के बाद में हमारे बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद में फिर मैं आर्मी की तरफ गया। तो आपने विद्यालय प्रारंभ किया, पहले आदर्श विद्या मंदिर में थोड़ा काम किया, फिर अपना विद्यालय विद्यालय प्रारंभ किया। हाँ। उसके बाद में फिर जो है वो आर्मी में जाने का भाव ये किस प्रकार से? मैं जहाँ रहता था वहाँ पर आर्मी की जिनकी वेट कैंटीन होती है वो उस गांव के बढ़िए थे। हुँ, तो मुझे बोले कि ऐसा ऐसा ऐसा। और एक आपको ताजुब की बात बताऊं कि मुझे जन्मपत्री देखना और बनाने का शौक है। हुँ, हुँ, तो मेरी कुंडली में था बेल्ट की नौकरी। तो मैं बोलता था, मेरे नाना जी को पूछता था मेरा क्या टाइम ठीक है, हुँ, हुँ, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, उनका ठीक है। मैंने कहा यार कहाँ अभी मैं हो गया 32 साल का हो गया, मेरी बेल्ट की नौकरी कहाँ, और उसमें बेल्ट की नौकरी का योग आ रहा था। हुँ, हुँ, अब अचानक उन्होंने बड़ियों ने कहा कि एक धर्मगुरु की पोस्ट होती है, हुँ। आप उसमें देखिए। मैंने फार्म लगाया तो मेरा मेडिकल और वो सारा फिट, हाँ। रिटर्न किया, रिटर्न में फिट। फिर 93 में ही मेरे बच्चा, जो मैं जाट रेजिमेंट ज्वाइन करने के लिए आया तो बच्चा रोने लगा, हुँ, हुँ, तो मैंने फिर नहीं गया। फिर मेरे लोगों ने कहा कि अरे ये कहा उसमें गजिटेड पोस्ट थी है। हुँ, हुँ, तो दोबारा मैंने टेस्ट दिया तो वही डॉक्टर था। डॉक्टर ने पूछा अरे आप तो अभी तो 3 महीने पहले आए थे। हुँ, मैंने कहा मेरी दादी खत्म हो गई थी, ऐसा उनको बोलना पड़ा। हुँ, हुँ, तो मेरा कोई मेडिकल, मुझे तो आगे वो जैसे अग्रसर खड़ा होता है संघ में, मुझे अग्रसर खड़ा कर दिया, हुँ, मेरा मेडिकल हो गया। और संघ से मैंने सीखा। संघ से क्या सीखा, जो प्रश्न उन्होंने पूछे वो भारतीय संस्कृति से थे, मैंने पढ़ाए हुए भी थे मेरे हाँ, हाँ। और जानकारी थी। तो मैं टॉप में, मेरा सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू हुआ पंजाब रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ में। इंटरव्यू में हम 6 लोग आए, सेलेक्ट उसमें हुआ। और इंटरव्यू में मुझे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसके कारण से मुझे ब्रिगेडियर साहब ने पूछा कि यदि किसी जवान को जो है कोई प्रमाद हो जाए तो आप क्या करें, हुँ, किसी जवान को यदि प्रमोद हो जाए तो आप क्या करें। हुँ, तो मैंने कहा मैं भी खुश हो जाऊं। बोले क्या। फिर मैंने उनको कहा श्रीमान आप पूछना चाहते हैं प्रमाद और बोल गए प्रमोद। प्रमोद। तो प्रमाद और प्रमोद में बहुत अंतर है। प्रमाद मानी तो घमंड हो गया या तो वो हो गई, उसमें अवगुण हो गया। हाँ, हाँ। और प्रमोद मानी उस आनंद खुशी है, होता है। आनंद है। तो वो बात मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछा, एक ही प्रश्न में वो निरुत्तर हो गए, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ट्रेनिंग आर्मी में आप गए तो आपको ज़्यादा कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी क्योंकि आपने संघ में काम किया है, तो एक अनुशासन संघ में भी रहता है, एक अनुशासन सेना का भी रहता है। लेकिन और क्या एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि लंबे समय तक सीधे-सीधे संघ में काम किया और फिर लंबे समय तक सेना में रहना हुआ, संघ की सीधे-सीधे तो गतिविधियों से दूरी हो ही गई थी। अभी मैं आपको बताऊं कि वहां पर जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो ओपनिंग एड्रेस होता है, वहां एक ब्रिगेडियर बोला हुँ, तुम लोग धर्मगुरु के लिए आए हो, तुम में कोई इमाम बुखारी, क्योंकि मौलवी भी होते हैं उसमें, हुँ, हुँ, तुम्हारे कोई इमाम बुखारी या अशोक सिंघल का चेला है जो देश को बांटते हैं। तो 48 लोगों का बैच था, उसमें 24 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अच्छा। तो हमने भी हाथ खड़ा किया, क्यों बोले थैंक यू बोलेगा। हुँ, हुँ, और वो क्या बोला ब्रिगेडियर, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तो क्या तुम वो हो, ऐसा डांट लगाई। मैंने कहा तो थैंक यू नहीं, डांट लगा रहा है। हुँ, हुँ, उसके बाद में 2014 में मोदी जी गए थे यहाँ पर श्रीनगर में। हुँ, तो मैं वहाँ धर्मगुरु के नाते उनके साथ था। तो विजिट बुक में लिख के आए राष्ट्राय स्वाहा इदम न ममः, राष्ट्र के लिए ऐसा ऐसा। तो मुझे दलबीर सिंह सुहाग जो आर्मी के चीफ थे, हाँ, हाँ। मुझे 11 बजे रात को फोन किया, गुरुजी ये क्या लिखा है, संस्कृत में है, इसको हम सैनिक समाचार में देंगे, ये क्या लिखा है। तो मैंने कहा सर ये आरएसएस के, उनकी भाषा में आरएसएस के सेकंड इन चीफ थे,
तो वो क्योंकि आर्मी में ऐसे बोलते हैं इन चीफ इन हाँ, चीफ, हाँ, वो टर्मिनोलॉजी उनकी हाँ, अपनी है। तो मैंने कहा सेकंड इन चीफ थे। हुँ, वो जब हवन करते थे तब कहते थे राष्ट्र के लिए, राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी हो, मेरे लिए नहीं, हुँ। ऐसा वो बोलते थे। राष्ट्राय स्वाहा इदं नमः। नमः। हुँ, तो मैंने पूछा, उन्होंने पूछा कि आप कैसे जानते हो उनको, आरएसएस को? तो मेरे मन में एकदम निकला कि साहब मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। लेकिन फिर वो मुझे बात आई 94 वाली बात, हुँ, जो वो बोल रहा था कि कोर्ट मार्शल कर दूंगा। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा लेकिन सर आजकल सक्रिय नहीं। हुँ, हुँ। तो वो 2-3 मिनट तो 2-3 सेकंड चुप रहे और फिर मेरे को बोलते हैं गुरुजी आरएसएस बहुत अच्छी है, मैं अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहा हूँ, मुझे इसका प्रोसीजर बताना, मुझे भी ये ज्वाइन करना है। ये इस प्रकार ये का इस प्रकार से दलवीर सिंह स्वाग ने कहा। हुँ, तो मैं बड़ा गदगद हुआ और जो है मुझे ये लगा। तो आरएसएस की बात, और उसका एक उदाहरण और बताऊं। एक बार वहां श्रीनगर में, मैं आरआर में था, श्रीनगर में एक पकड़ लाए उसको, उसको मिलिटेंट को पकड़ लाए, कहा ये मिलिटेंट का सहयोग करता है। मैंने कहा क्या? तो उसको देख, ये प्लानिंग में था सुबह इसको गोली मारी जाएगी और इसको ऐसे मुठभेड़ दिखा दिया जाएगा। तो सुबह जब उसको लाए तो धर्मगुरु से मिलाते हैं, एक बार मिलाते ही हैं। तो मैं मिला तो मैंने कहा बाबा तू ऐसा क्यों करता है, क्यों करता? बूढ़ा सा लग रहा था, उम्र में कम था लेकिन सफेद बाल थे। बाबा तो आप ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा साहब मैं कुछ नहीं करता, मैंने राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ज्वाइन की है, तो सारे मुझे मरवाना चाहते हैं। तो मैंने पूछा सीईओ को कौन कौन मरवाना चाहते? पीडीपी, पैंथर पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबने कहा है कि ये मिलिटेंट का सहयोग करता है। तो मैंने कहा तू तेरा नाम क्या है? बोला ये। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जम्मू में फोन किया कि ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा बता रहा है, पता करके बताओ। तो उन्होंने कहा आधा घंटा रुको। आधा घंटा बाद उन्होंने पता किया कि हाँ इसका ये बेटा है, बेटी है, ये है, ये बीजेपी का कार्य करने के लिए श्रीनगर में खड़ा किया है। तो मैंने फिर जनरल साहब भी थे वहाँ, कोर कमांडर सीईओ का था। मैंने कहा साहब ऐसा ऐसा है। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा मैं आरएसएस कार्यालय से पूछा हूँ। उनको ये मालूम तो हो गया था भाई आरएसएस का है। तो मैंने फोन कराई वहाँ कार्यालय प्रमुख से, उसने सारी डिटेल दी, तब उस आदमी को छुड़ाया। तब उन्होंने कहा यार ये तो एक व्यक्ति की जान बचाने जान का बच बड़ा गई। काम हो गया, नहीं तो उस समय ये एक प्रकार से बड़ा दूसरा मैं आपको बताऊंगा, संघ के कारण से हुँ। मैं पंजाब रेजिमेंट सेंटर में था, तो पासिंग आउट परेड होती है, तो वहाँ कसम खिलाने के लिए एक वहाँ ज्ञानी होता है और एक मैं था, ज्ञानी सिख धर्म का और हिंदू धर्म का मैं। हमारे साथ में एक अफसर चलता है, हम धर्म ग्रंथ लेकर के चलते हैं, सब उस पर हाथ रखते हैं। तो 3 दिन बाद में पासिंग आउट पीओपी होनी थी, पासिंग आउट परेड, और मेरे घर में छोटे भाई के बच्चे की पत्नी का देहांत हो गया था। तो मैं बाय एयर घर आ गया। आकर के जब मैं वापस गया तो मुझे वो कहने लगे कमांडर साहब कि गुरुजी आप थे नहीं, हमने आपके सेवादार के साथ रिहर्सल कर ली है। मैंने कहा सेवादार क्यों करेगा, मैं खुद मौजूद हूँ। कि आपका प्रैक्टिस नहीं है ना चलने का। मैंने कहा कहाँ से कहाँ चलना है मुझे बताओ। तो उसने, उस दिन भी प्रैक्टिस होने वाली थी, तो उसने बताया इधर रास्ते में चलना है। जब मैं कदम से कदम मिला के चला तो ब्रिगेडियर साहब को पता था, वो आके बोलता है वाह गुरुजी गुड, कहाँ से सीखे? दूसरा बोलता है अरे भैया ये आरएसएस वाले हैं। तो मैंने कदम मिलाने की, जो उन्होंने कोशिश भी की कि मेरा कदम तोड़ने की, तो मैंने एक कदम डबल मार लिया। तो ये मुझे संघ में जो पथ संचलन होता है वो उसमें ट्रेनिंग पहले से हो ट्रेनिंग में चुकी थी, होता तो है। उसका लाभ मिला। अच्छा, कार सेवा की बात करें, उसमें भी आपका जाना हुआ? कार सेवा में क्या अनुभव? मैं उस समय किशोरपुरा में गांव में स्कूल चलाता था, और वहां से शाहपुरा से मैं 63 लोगों का जत्था लेकर के रवाना हुआ। वहां से दिल्ली से हम गए। अब उसमें ये बताया गया था हमें कि जो छूट जाए वो वहीं छोड़ देना उसको। करते करते हम सिर्फ 5 लोग वहां पहुंचे अयोध्या। 5 लोग पहुंचे तो वहां हमें जयपुर के जय बहादुर सिंह जी भी सोनपुर वाले मिल गए। 63 में से 5 लोग 5 लोग पहुंचे, बाकी लोग बीच में रह गए? गिरफ्तार कर लिए, कई छूट गए, कई जेलों में वहां चले गए। हम लोग एक पांचों भी एक साथ नहीं मिलते थे, अलग अलग डिब्बों में। और उल्टा जो गाड़ी रुकती तो पुलिस वालों के पास जाके खड़े हो जाते, ये गाड़ी क्यों रुकी है? अरे वो कार सेवकों का चल रहा है। ये कार सेवा क्या होती है? ये देश का नुकसान करते हैं। मतलब ऐसे बोल बोल के हम वहां पहुंच गए। गोंडा में आकर के हमको कहा कि भाई ये जो कार सेवक है उतर जाओ। तो वहां उतर करके वहां सारे हम मिल गए। वहां पर 6 दिन पैदल चल करके रात को चलते थे, और चल करके हम सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। तो वहां जयपुर के जय बहादुर सिंह जी, रमननाथ जी, प्रकाश नाथ जी, ये सब मिल गए। मिलने के बाद में रात पहले उन्होंने कहा कि भाई पंजाब की औरतें आगे जाएंगी, वहां करके वो आंसू गैस के गोले छोड़े, फायरिंग भी हुई, 1-2 लोग मरे भी। लेकिन रात को समाचार आया कि आपको कार सेवा के अभी रवाना होना है। तो मैंने जय बहादुर सिंह जी उनको कहा कि भाई साहब ऐसा समाचार आया है। तो उन्होंने गुस्से में आके मेरे को बोला तू मरवाएगा यार, जवानी है तेरी, कहाँ आया समाचार? तो मैंने कहा भाई साहब आप तो अध्यक्ष हो, आएगा तो मेरे पास समाचार आएगा। थोड़ी देर में अनाउंस हो गया कि भाई वो
जाओ। रात को हम गए, पहले नाव से ले गए, फिर वहां पर कहा कि ग्रीन लाइट होगी तो आप अंदर घुसना। तो वहां पुलिस का पहरा दिख रहा था, ग्रीन लाइट हुई और वहां पर पूरा बंद हो गया लाइट। हम गए तो दलदल में फंस गए, लेकिन वहां नारायण दास जी महाराज का स्थान था, वहां नहाए धोए और नहा धो करके जब एक बार और जंगल में हम बड़े बड़े कपड़े धो रहे थे, तो वहां मुलायम सिंह जी का हेलीकॉप्टर जा रहा था और वो देख रहा था। और लेकिन वहां के अयोध्या के लोगों ने हमें चूना घोल घोल के दिया कि आंसू गैस छोड़ेंगे ये, तो इसलिए आप चूना लगाओ। सब मुंह मैंने सफेद कर रखा था और वही हुआ। पुलिस की वर्दी में लोग जो है निहत्थे चलते हुए लोगों को मार रहे थे। बाद में पता चला कि मुलायम सिंह के लोग थे, पुलिस के कपड़ों में उनसे हथियार लेके चला रहे थे। बड़ा विभत्स दृश्य था और खून ही खून। हमारे साथ में गंगाराम जी गुरुजी थे, रिटायर्ड अध्यापक थे। वो बोलते हैं, हे भगवान क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, मेरे को भी कुछ दे। थोड़ी देर में देखा तो कुछ लोग लेके आ रहे हैं, गंगाराम जी का पूरा चेहरा सुजा हुआ है, डंडों से मार मार के हम उनकी सुश्री में लगे। मैंने गुरुजी गया था वहां पर, मेरे को प्रसाद दे, लेकिन उत्साह था। नहीं, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पुलिस की वर्दी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग हथियार लेके कत्लेआम कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। ये बात अब पुलिस वालों ने ही बताई कि हमसे जो है हथियार लिए गए हैं, कपड़े लिए गए हैं। छतों पर जो खड़े थे लोग, हमारे साथ में खड़े थे, वही लोग नीचे से हथियार ले जाकर के ऊपर से गोली चला रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है और विभत्स बात है कि केवल कुत्सित राजनीति के लिए, केवल कुछ वोटों को साधने के लिए, यदि देश के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं के साथ केवल आघात करने की बात नहीं है, जीवन लीला समाप्त करने का जो बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसका खुलासा इस एपिसोड में आप सबके समक्ष हो रहा है। और क्या किस प्रकार के अनुभव और हैं? वहां पर देखा अशोक जी सिंगल बोले आने वाले, आधा घंटा प्रतीक्षा की तो अशोक जी सिंगल दिखे, एकदम पट्टियां बंधी हुई हैं और वो ऐसा अंगूठा कर रहे हैं। तो अशोक जी आ गए पूरा खचाखच। जो राम भद्राचार्य जी थे, उसके बाद में जो अपने जो अभी दिवंगत हो गए, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, नाम में विस्मरण हो रहा है, तो वो भी वहां पर सारे के साथ सबने किया कि भाई कार सेवा तो होगी। गिरिराज किशोर जी भी रहे उसमें। गिरिराज किशोर जी भी थे और एकदम सफेद सफेद वस्त्रों दाढ़ी में वाले, लगते थे। और महंत नृत्य गोपाल दास जी भी थे। तो इस उस दौर में साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती के भी जो भाषण होते थे, बताया जाता है कि बहुत ही अद्भुत और साध्वी ऋतंभरा भी थी, उमा भारती भी थी। ऋतंभरा को देखने के लिए ही कार सेवक सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन कार सेवकों का इतना वो था कि भाई अब जो है भगदड़ नहीं मचनी है, आराम से रहना है, आराम से। तो कार सेवकों का इतनी संख्या में होने के बाद में भी कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई नहीं। जो भी कैजुअलिटी हुई वो हुई सारी पुलिस के द्वारा और उनके प्री प्लान के द्वारा हुई। और अयोध्या वासियों ने, जहां से हम रास्ते में भी चल रहे थे, वहां गुड़, खाना, चावल जो भी जो है वो अपना दे रहे थे, खिला रहे थे। अयोध्या ऐसा लग रहा था जैसे कि आज हमारे राम जी के स्वागत में लिए खड़े हों। तो बड़ा एक अनुभव आपका रहा ये कार सेवा का भी। मैं चर्चा कर रहा था कि जब आप सेना में रहे, उसके पहले संघ का काम खूब आपने जोर शोर से किया। सेना में रहे तो स्वाभाविक रूप से बाहर रहे और अलग प्रकार का अनुशासन वहां सेना का रहता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में फिर से आप दोबारा उसी मुख्य धारा में, उसी अपने परिवेश में लौट आए। किस तरीके से, क्या कुछ चर्चा हुई वापस लौटने के बाद में कार्यकर्ताओं से? देखिए, सेना में भी मैं रहा, तो जहां जिस स्टेट में जाता था उस कार्यालय को मैं फोन करता था कि मैं यहाँ ऐसा इस प्रकार से संघ का कार्यकर्ता आया हूँ। मोदी जी का कार्यक्रम था और जो मैंने बताया था, तो उसमें मैंने वहां पर जो वार मेमोरियल था उसमें मैंने लगा रखा था, चंदन है इस देश की माटी युगों युगों से, ऐसे कोटेशन लिख लिख के लगा रखे थे। तो मोदी जी पढ़ के हंस मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने एक वहां चाल की, वहां एक मंदिर था जिसको पानी मंदिर कहते हैं। उस पानी मंदिर में कहते हैं सतलुज का पानी और झेलम का पानी दिन में एक बार आके उस पानी को, पानी के बीच में ही है वो मंदिर है, वो उसमें आता है। तो मैंने एक चिट भेज करके उनके सिक्योरिटी का जो आईजी था उसको दी, उसमें लिखा, यही बात लिखी कि यहाँ ऐसा आता है। मोदी जी के पास गई। मोदी जी जब उस विजिट बुक में लिख करके जब जा रहे थे, तो जाने के समय आर्मी चीफ ने कहा पता चलिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मंदिर में जाना है। और मंदिर के नाम से इनको ये हो गया, मंदिर में कोई प्रोग्राम नहीं था। मेरे को ऊपर से आवाज दे रहे सुहाग साहब, गुरुजी गुरुजी। तो मैंने उनको कहा चिंता मत करो, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। फिर उनको वहां पर जो रुद्राभिषेक करवाया। और इसके बाद में मैं तो वहां भी जुड़ा हुआ था। वहां भी जैसे संघ के प्रचारक मेरे पास जाते थे तो मैं सबको बोलता था कि ये संघ के आरएसएस के प्रचारक हैं, ये है। वो तो भावनाएं तो कम नहीं थी। यहाँ भी जब मैं आता था, छुट्टी आता था, तो जैसे सुबह मेरी ट्रेन 5 बजे है तो 6 बजे मैं साका में होता था। मिलना जुलना बराबर रहता बराबर था रहा। संपर्क यहाँ और पे। यहाँ जब मैं 31 जनवरी 2019 को आया, 10 फरवरी को मेरे पास फोन आया अपने जो क्षय क्षेत्रीय कार्यवाह है उनका, गेंदालाल जी का, कि
और दुर्गादास जी मेरे साथ के प्रचारक, दोनों का फोन आया कि भाई संघ का दायित्व आपको दिया जा रहा है। हम्म, तो मैंने कहा क्या दायित्व देंगे? हम्म, बोले सेवा विभाग। तो हम्म, मैंने कहा क्या होता है इसमें? सेवा भारती को समझता था। हाँ हाँ, और 1 मार्च से, और बताऊं मैं कभी चाय नहीं पीता था, हम्म, 1 मार्च से मैंने काम शुरू किया, उस दिन से चाय पीना भी शुरू किया। और फिर धीरे धीरे समझा कि संघ क्या है, कौन से क्षेत्र में काम करता है। हम्म, संघ जितने भी सेवा के काम है उनके व्रत संघ ही देता है, और बड़ा आनंद आ रहा है। इस बार तो हमने जो है कार्यकर्ताओं से इकट्ठी करके 4,500 साड़ियाँ, मिठाई ये बांटी हैं, हम्म, और 150 रेमंड के शोरूम से मांग करके जीन्स और टी शर्ट बांटी हैं, 3,000 पुस्तकें, 300 कोर्स सीबीएसई के गरीबों को बांटे हैं, और 10 लाख की दवाइयाँ जो एनआईए से बनवाई, चमनप्राश, ब्रह्म रसायन, ये बांटा है। और अभी 600 कंबल बांट दिए हैं कार्यकर्ताओं से इकट्ठे करके उन्हीं बस्तियों में जिनमें वंचित है और उपेक्षित हैं, अभावग्रस्त हैं और पीड़ित हैं। इस सेवा के काम करके मन बड़ा प्रसन्न है। बड़ा प्रसन्न है मन। अच्छा, अब एक अलग तरह का प्रश्न मैं करूँ। बार-बार में सीमाओं पर भी जाते हैं, सैनिकों के बीच में भी जाते हैं। आप तो खुद उस दौर में रहे, सेना में रहे उस दौर में। तो मोदी जी के आने के पहले और आने के बाद का जो परिवर्तन है, आपने कैसे महसूस किया? 1994 में मैं पहला पोस्टिंग मेरा बटालिक कारगिल का था। हुँ, कारगिल से 57 किलोमीटर बटालिक है, वहाँ गया। वहाँ जब मैं गया तो एक पोस्ट है 3388, उस पोस्ट पर गया तो वहाँ पर हमारा एक सरदार जी सैनिक था। हुँ, तो सामने से पाकिस्तान का एक लड़का, एक लड़की और लड़का दोनों, पाकिस्तान का सैनिक, वो नीचे हमारे नाले में आ रहा था। हमारे सैनिक ने कहा कि खबरदार हमारी सीमा में आए तो यहाँ से लकड़ी उठाई तो लड़की बोलती है क्या कर लेगा? हुँ, तो सैनिक ने गोली चला दूंगा। तो वो सैनिक बोलता है उनका पाकिस्तान का, गोली चलाने से पहले दिल्ली में अपने आकाओं से ऑर्डर लेके आ। ऑर्डर इतना कहते ही उसने 4 राउंड फायर कर दिए। हुँ, लेकिन मैं ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी कहूंगा। हुँ, क्या होता था, आर्मी में डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते थे। हाँ, हाँ, कैसे फायर करते थे? जैसे जब कोई वो प्रैक्टिस करते हैं, युद्धाभ्यास होता है, तो उसमें 40 राउंड फायर किया, 50 दिखा देते थे, वो 10 स्पेयर में हो जाते थे। वो ऐसी जगह काम लेते थे। ये इस तरीके लेकिन आज की तारीख में 60 राउंड 3 मैगजीन हर सैनिक के पास होती हैं, और मोदी जी ने कह रखा बेटा दुरुपयोग मत करना, और लेकिन इसका सदुपयोग जरूर करना। देश पर, आपकी आन पर कोई बात आए तो पीछे मत हटना। इसलिए सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, और सेना की वर्दियां, सेना का खान पान, ब्रेड जाम, ये जो नहीं होता था, आज वो फौजी कहेगा कि मैं मोटा अनाज खाऊंगा, मैं यदि दाल चावल खाऊंगा, मैं ये ब्रेड जाम ही खाऊंगा, वो खा सकता है। और पहनने के लिए भी ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आए हैं जिनकी हम बड़े कल्पना काम किए हैं, कुल मिला के बहुत कहा काम जा किए। सकता है सेना के सशक्तिकरण के लिए भी और उनका और मनोबल बढ़ाने के जब लिए। मैं गया था तो मास्टरी से पे 1260 रुपए बेसिक था, और फौज में 1200 रुपए बेसिक था, मेरी जो गजिटेड की वो। लेकिन जब 5th पे कमीशन 6th 7 हुआ, उसमें आज एक प्रिंसिपल का भी जो है मेरे से पे कम था। ऐसा मोदी जी के कारण से ही ये सब चीजें बढ़ी। ये बड़ी इसलिए मोदी जी को आंख बंद करके भी फौज बोलती है। बड़ा एक बड़ा मनोबल समझ है और सक संबल उनके। और इसी कारण से हम समझ सकते हैं कि जो सीमाएँ हमारी सुरक्षित हुई हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भूल नहीं सकते और ये शायद सशक्त नेतृत्व यदि होता है, तभी इस प्रकार के निर्णय हो सकते हैं और तभी जिस तरीके से कहा जाता था कि एक दौर में यदि हमारे देश के राजनेता बाहर विदेशों में जाते थे, तो क्या खबरें आती थी या क्या पता लगता था, कुछ नहीं। लेकिन पिछले 1 दशक में भारत, भारतीय और भारतीयता का सम्मान जिस तरीके से पूरे विश्व पटल पर बढ़ा है, अपने आप में एक बड़ा काम हुआ है। अब चूँकि समय की सीमा है, लेकिन फिर भी हमारा एपिसोड संघ के 100 बरस पर है और उसी तरफ वापस लौटते हुए आएँगे। आपके जीवन में कौन-कौन से प्रचारकों का विशेष स्थान रहा है? मेरे जीवन में माननीय सोहन सिंह जी, भैया जी, ठाकुरदास जी टंडन, जयदेव जी पाठक, हस्तीमल जी और नरमोहन जी और मूलचंद जी सोनी, दुर्गादास जी और मैं दोनों एक साथ लगभग 1-2 महीने के अंतराल में प्रचारक निकले थे। गोपाल जी आर्य हमारे से 3-4 महीने पहले निकले थे। हुँ, हुँ। ये हमारे साथ में। आपको जो जानते हैं लोग, जो आपके साथ में काम करते हैं, सामान्यतः ये कहते हैं कि बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई बार लोगों को नाराज़ भी कर देते हैं। जो दौर उस समय का था, जिस समय आप प्रचारक रहे, जिस समय आपने संघ का काम किया और एक दौर आज का है, क्या लगता है कैसे सामंजस्य बना पाते हैं या फिर कुछ कड़वी बातें बड़े पदों पर बैठे लोगों को आज भी कह देते हैं? देखिए, एक तो ये है कि पहले, अभी भी जब कोई काम टास्क मिलता है संघ में और पूरा नहीं होता है, तो आर्मी में होने के कारण से मुझे बड़ा
झुंझलाहट होती है, ना कैसे हो गया? फिर देखता हूँ कि अरे ये संग है, तो वो लगता है। लेकिन अब उनको ये कोई महसूस नहीं कराएँगे, बात नहीं कहेंगे, तो मालूम कैसे चलेगा? और बात जिस उनको बताएँगे तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि आजकल सब अपनी प्रशंसा या अपना पक्ष में सुनने की कोशिश करते हैं। हुँ, लेकिन मेरे को इसके फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? कि जो संघ का दायित्व मिला है, समय जो देना चाहिए, हुँ। उतना समय मैं देता हूँ। और अभी ये छोटी-मोटी तो बातें कड़वी बातें, कठोर बातें कह देते हैं कभी-कभी? बिल्कुल कहने से मैं चूकता नहीं हूँ, और कह देता हूँ भी, लिख भी देता हूँ। और लिखने के बाद में यहाँ तक इनको अखिल भारतीय स्तर पर भी लिख देता हूँ। हुँ, हुँ। और फिर मुझे पूछा जाता है तो मैं बताता हूँ। बताने के बाद में फिर वो इतना ज़रूर है कि अरे सुनो, वो कोई गड़बड़ होगी तो पकड़ लेगा यार। कोई वो यदि प्रचारक भी समय देता है या कोई भी है, वो देखते हैं कि उसको समय देने के बाद नहीं जाओगे तो फिर पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं भी जो उस समय एक बार उनको कह दिया, कोई भी जैसे आए नहीं आए, प्रचारक का सम्मान करता हूँ। हुँ। प्रचारक आते हैं घर में, मेरा पूरा परिवार, बेटा भी जो है वो अपने इसका एनएमओ का जो प्रांत का प्रचार प्रमुख है, बेटी सेवा भारती में थी, बहू भी बहुत सेवा करती है, पत्नी और कुछ नहीं, लेकिन वो यही देखती रहती है कि वो लिस्ट बना के लाती रहती है कि ये गरीब है, इसको ये देना है, इसको ये देना है, ऐसा कुछ ना कुछ। तो वातावरण अभी बहुत बढ़िया है, और प्रचारक का घर में आने पर सम्मान है, लेकिन बाहर में कहे बिना नहीं रहता। और तो पर अभी समय नहीं है, इसलिए कहना भी अब धीरे धीरे कम किया है। फौज की आदतें में 70% सुधार हुआ है, 30% अभी भी अभी भी वो वाली ठसक है ठसक अभी है। फौज वाली। अच्छा, क्या कुछ परिवर्तन संघ की कार्यप्रणाली में भी लगता है कुछ प्रणाली में परिवर्तन हो बहुत गया? परिवर्तन है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रचारक जीवन से लौटने लगा तो माननीय सोहन सिंह जी ने मुझे बैठा करके हुँ, यहाँ तक बात की। वो कुछ पूछते नहीं थे प्रश्न, हुँ, वो मतलब कुछ कहते नहीं थे, प्रश्न पूछ करके आप उसकी समस्या हल कर देते थे और उसकी समस्या निकलवा लेते थे। हुँ, हुँ, मुझे बैठ के क्या करोगे? तो मैंने ऐसे ही एक फॉर्म भर दिया था विदेश जाने के लिए। हुँ। वैसे मैं 2 बार विदेश भी गया हूँ, अच्छा, भारतीय सेना के शांति सेना माध्यम के से। साथ। हुँ, हुँ, तो पूछ करके जब उन्होंने मैंने कहा कि मैं बाहर जाना, तो बाहर जाओगे, हुँ, बाहर जा करके वहाँ के रह जाओगे, फिर देश के लिए क्या करोगे? अर्थात मेरे को ऐसे घुमा दिया उन्होंने कि बीएड करो हुँ। और फिर मास्टर बन करके सेवा करो। तो सोहन सिंह जी का आदर्श तो मेरे लिए बहुत ही तगड़ा था। और हस्तीमल जी के परिवार में भी मैं गया। हुँ। उनके 2 भतीजों की शादी थी, मुझे लेके गए। उनके परिवार में बड़े संपन्न थे। उनकी भाभी जी मेरे को बोलती थी, "काहे बना जी, आप तो अभी छोटी उम्र में हो, जाओ वापस, क्यों आए हो?" तो ऐसा बड़ा ही जो है प्रचारकों का, पुराने प्रचारक और हमारे ठाकुरदास जी टंडन जैसे कोई बहन बेटी के लिए, माँ अपनी बेटी के लिए रखती है ना, हाँ। वैसे मेरे लिए कभी शॉल, डायरी, कभी अच्छी सी टी शर्ट रखते थे, ले ले तेरे लिए रख रखी है, मिठाई का डब्बा बड़ा स्नेह रखते प्लस, थे। बिल्कुल स्नेह रहता था। और उसमें आनंद में, जैसे उस यहाँ से अनुशासन में संघ में गया, हुँ, हुँ, संघ में नियुद्ध विषय था। एक मैं आपको और बताऊं, संघ में नियुद्ध विषय मेरे होता था, 23 साल की उम्र थी। हुँ, और वहां पर जो है बड़ा 50 सूर्य नमस्कार करता था। तो वहां पर ज्यादातर उस समय बयासी में संघ जो सीमित लोगों के घर में था, ज्यादातर बड़े ब्राह्मण होते थे। हुँ, हुँ। तो शेठानी जी के यहाँ पंडितानी जी के भोजन करने जाता, 3 चपाती खाने के बाद में वो कहती, और लाऊं भाई साहब? अब चपाती छोटी छोटी, अब भाई साहब का पेट कैसे भरे? तो जबरदस्ती एक चौथी तो डाल ही देती थी वो। हुँ, हुँ, लेकिन 2:30 बजे फिर भूख लगती, क्या करते? तो 25 पैसे की चाय और 25 पैसे की नमकीन लेते हुँ। और खाते। क्यों नीचे होटल दर्शन कर लगे। हाँ, हाँ। और वो खा के व्रत में लिखते, तो हमारे क्षेत्र जो हमारे विभाग प्रचारक अस्ति जी गोला लगा के भेज देते, ये क्या है? हुँ, हुँ। भाई साहब चाय पीती, नहीं नहीं, ऐसा चाय पीने के लिए संघ थोड़ी है। तो मैंने भी एक बेईमानी शुरू की। हुँ, श्री माधोपुर से खाटू श्याम जी 24 किलोमीटर है, खंडेला 19 किलोमीटर है, हाँ। पैदल जाता था। और 2.5 रुपए किराया था, इधर एक तरफ का 1.5 रुपए था, 4 रुपए बचा कर मस्त रहता था। भूख लगती थी, 25 पैसे की चाय आती थी, 25 की नमकीन खाते थे। भोजन के लिए कोई नहीं, ऐसे नहीं कहता था, सभी प्रमुख कार्यकर्ता होते थे, उनके घरों में कहते थे भोजन की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज तो सारी सुविधाएँ आज हैं। सारी सुविधा है। इस मामले में जैसे आपने कहा कि मैं बेबाक हूँ बोलने में, हुँ, तो मैंने एक प्रचारक जी को भी कह दिया ये बात, हुँ, कहा भाई साहब उस समय भोजन नहीं मिलता था, आज आपके पीछे पीछे भोजन लेके घूमते हैं। हुँ, लेकिन संघ के कार्यकर्ता के लिए हुँ, वही कार्यकर्ता आज भी वो पुरानी टीम काम कर रही है। एक टीम भावना से काम करती थी, न कि अपना व्यक्तिगत ये हो कि मेरे को ही लोग जाने, संघ को जाने, मेरे को नहीं। और मैं तो यही कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का घर देखिए, उसकी परिस्थिति देखिए और उसको देख करके चलिए, व्यक्ति को नहीं। बड़ी बात कह दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे, वो किन परिस्थितियों में रहे। उस दौर में डॉक्टर थे, बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। लेकिन
जैसे कि एक गीत चलता है संघ में, मन मस्त फकीरी धारी है बस एक ही धुन, जय जय भारत। और वो जय जय भारत के लिए ही इस देश के हजारों नौजवानों ने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए दिया। उन्हीं में से एक शख्सियत जिनसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। समय की सीमा है, आपसे बात करते हुए पता नहीं लगा, लगभग 40-45 मिनट हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि आज के दौर में जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नए प्रचारक आ रहे हैं, आप तो चूँकि पुराने समय में प्रचारक भी रहे हैं, नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, नए प्रचारक आ रहे हैं, उनके लिए इस शताब्दी वर्ष में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? शताब्दी वर्ष के लिए मैं यही कहूँगा कि जो अपन को लक्ष्य लिया है वो तो पूरा करें ही, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के ही ये जो लक्ष्य जो हम सोच रहे हैं वो पूरा हो सकता है। और पूरा ऐसा नहीं कि भाई संघ में जो आ रहे हैं जा रहे हैं, नयों को जोड़िए, पुरानों के साथ चलिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए और आगे बढ़ेंगे तो हम हमारे लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। राजेंद्र जी, आपने हमारे को इतना समय दिया, आपने जो हमारे से चर्चा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से समझा जा सकता है आखिर में जो संदेश है, बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि नई पीढ़ी को अवश्य जोड़िए, लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको मत भूलिए, उनको साथ रखते हुए फिर नए लोगों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका संगठन भी आगे बढ़ेगा, आपका विचार भी आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से वो प्रभावी भी होगा। जिस तरह से कहा जाता है कि पुराना बरगद यदि आपको कोई ज़्यादा फल नहीं देता, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी छाँव, उसकी ठंडक और उसका अनुभव, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और जिस घर में, जिस संगठन में बड़े बुजुर्गों की छाया नवयुवकों के सिर पर रहती है, उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे तमाम खट्टे-मीठे अनुभव भी राजेंद्र जी ने हमसे साझा किए। सेना को लेकर, मोदी जी को लेकर भी आपने अनुभव साझा किए और आपकी जो बेबाक तरीके से आप कह देते हैं, क्योंकि संगठन के हित में जो होता है, वही बात महत्वपूर्ण है। लोक हितम मम करणीयम, ये भाव यदि आपके मन में है, तो फिर इसी तरह की बेबाक बातचीत भी आपके मुँह से निकलती है। बहरहाल इस सारी चर्चा पर आपका क्या कहना है? क्या कहना है संघ के शताब्दी वर्ष पर? क्या कहना है आपका संघ की इस बदलते दौर में बदलती हुई रीति-नीति पर, संघ के स्नेह को लेके, संघ के कार्यकर्ताओं की सार-संभाल को लेके? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई शख्सियत के साथ और जानेंगे संघ के नए पुराने तमाम तरह के किस्से किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।